हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एनएचपीसी की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी वापस से 2023 के अंदर आपके लिए ला दी गई है। पहले ये वैकेंसी 2022 में आई थी और इसका जो एग्जाम हुआ था वो अप्रैल 4, 5 और 6 अप्रैल 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। रिजल्ट भी आ गया था, कट ऑफ्स भी जारी की गई थी, प्रॉपर तरीके से इसका रिक्रूटमेंट हुआ था। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग वैकेंसीज की बात करेंगे। इस सेशन में आप लोगों को क्यों चूज करना चाहिए एनएचपीसी, कितनी नंबर ऑफ द वैकेंसीज है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इन सभी के बारे में एकदम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन के अंदर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कुछ चीजों को लेकर, उनको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो मेरे साथ हैं आपके फेवरेट कृष्णा सर और यशवंत सर। हम एक एक करके चीजों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 149 वैकेंसीज हैं। दूसरा, मैकेनिकल के अंदर 63 वैकेंसीज हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 74, और इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स को भी निराश नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर भी 10 वैकेंसीज हैं। हालांकि इसका सिलेबस देख के काफी सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन उसके बारे में कृष्णा सर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यशवंत सर को बोलूंगा कि सर एक बार नेक्स्ट, इसमें हमने एक बहुत ही शानदार चीज रखी है, आपको क्यों चूज करना चाहिए एनएचपीसी। तो प्लीज सर एक बार जरूर बताएं। बिल्कुल सर, सबसे पहली बात तो यही है कि मैकेनिकल वाले जितने भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि एसएससी जेईई का जो रिजल्ट आया था तब बहुत सारे स्टूडेंट जो थे निराश थे कि सिर्फ 34 वैकेंसी, यहाँ आपके पास 63 वैकेंसी, आपके लिए खुश होने का मौका है। अब क्यों एनएचपीसी को हमें यूज करना है, देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। गुड सैलरी आपको मिलने वाली है, कोई भी नौकरी आप लेते हो ताकि आप बेसिकली अपनी सैलरी को बढ़िया कर पाओ। डीए, पर्क्स, पीआरपी, एचआरए, मेडिकल, सारी फैसिलिटी, सारी एडवांस फैसिलिटी जो भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिलती हैं, सारी आपको इस जॉब के अंदर मिलने वाली है। मेडिकल, फोन, फर्नीचर, बैचलर्स अकोमोडेशन, अगर आप बैचलर हैं तो आपको अकोमोडेशन उसका फर्दर मिलेगा। एसी ऑफिसेज, व्हीकल, हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अकोमोडेशन फैसिलिटी, सैलरी, पर्क, सब आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब मैं कृष्णा सर को बुलाना चाहूंगा, कृष्णा सर फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एनएचपीसी जेईई 2023 की। बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया भी होगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो गया हुआ है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या होने वाला है इसका। तो मैं बता दूं इंपॉर्टेंट डिटेल्स में, ये एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट कब से कब तक रहने वाला है। तो आपको दिख रहा हो यहाँ सर, एग्जाम मोड ऑनलाइन होने वाला है सर। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप सबको पता है क्या सर, 9 जून से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद सर फॉर्म फिलिंग जो एंड होने वाला है, दैट इज कितना सर, 30 जून, 30 जून को लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप लोग इसी वीक में, मैं सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद सैलरी जो रहने वाला, देखो बहुत ही हैंडसम सैलरी है सर, 29,600 से लेके 1,19,500 ये रेंज है सैलरी का। और जो आपका पर हैंड जो सैलरी होता है, आपके हाथ में जो सैलरी है, नियर अबाउट 50,000 के अप्रोक्सीमेट आपको सैलरी पर मंथ बनने वाला है इसमें। इसके बाद डिपार्टमेंट का बात करें तो आपको पता है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है सर ये। और नेम ऑफ पोस्ट का बात करें तो जूनियर इंजीनियर, ये आपको पता है अच्छी तरह से, क्योंकि एनएचपीसी जेईई नाम में ही छुपा हुआ है इसका राज। इसके बाद कहां जाना है सर, तो वेबसाइट यहां पे लिखा हुआ है www.nhpcindia.in पे। और एग्जामिनेशन फीस जो होने वाला आपके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 295 है इंक्लूडिंग जीएसटी। और जो एससी, एसटी और ईएसएम पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए कोई भी फीस नहीं है आपके लिए। ओके, अब मैं बात करूंगा आगे चल के, और आगे चल के मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। तो बिल्कुल मैं देवेश सर को बुलाना चाहूंगा और मैं बोलना चाहूंगा सर, आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए बच्चों को। बिल्कुल सर। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे हमेशा ही, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और सर ने आपको बता दिया कि एग्जाम फॉर्म फिलिंग भाई स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म फिल, ठीक है, वेबसाइट आपके पास है, एग्जाम फीस सब कुछ बता दिया है। अभी फिलहाल बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हालांकि एनएचपीसी ने बहुत ही छोटे से नोटिफिकेशन के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत ही बारीक तरीके से दी हुई है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट आपको नोटिफिकेशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी 18 साल हम लोग मान के चलते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पास मिनिमम का सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास में एक क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिफाइड आप होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो 30 ईयर्स दी गई है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है 30/6/2023 जो कि इसकी लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है,
तब तक अगर आप 30 इयर्स के हो जाते हो दैट इज ओके, बट अगर इस टाइम पर आके आपकी जो एज है वो अगर 30 से ऊपर चली जाती है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये पहला पॉइंट क्लियर किया। दूसरा है एलिजिबिलिटी में कि यहां पे कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। अब आपके मन में आएगा सर कि नोटिफिकेशन में तो बीटेक भी लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे कि डिप्लोमा जो है आपके पास में मैंडेटरी है ना, तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास होना ही चाहिए। बीटेक अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब कि डिप्लोमा आपके पास में मैंडेटरी है, डिप्लोमा आपको जरूर करना होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट, ओनली बीटेक, अगर मैं आप लिखूं ओनली बीटेक नॉट अलाउड, ठीक है, ध्यान रखेंगे ओनली बीटेक वाले स्टूडेंट अलाउड इसमें नहीं है। आपके पास या तो डिप्लोमा हो या डिप्लोमा प्लस बीटेक हो, ठीक है। देन इसके बाद फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट, अच्छा वैसे तो फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, क्लियर पॉइंट है, लेकिन अगर जो डेट है या फिर कहूंगा डॉक्यूमेंट है या फिर आपका प्रोविजन सर्टिफिकेट है या आपकी डिग्री है, अगर वो आपके पास में 30/6/2023 तक आ जाती है, यानी कि लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट तक अगर आपके पास में आपकी डिग्री या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है या फिर जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, वो अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करता है कि आप इसमें ग्रेजुएट हो चुके हो, आपके पास डिप्लोमा है, तो फाइनली आप इसमें एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है, क्लियर। ये बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है मैंने चीजें। नेक्स्ट आपके पास में, अच्छा बहुत सारे बच्चों को पता है जो लेटरल एंट्री वाले 2 ईयर जो लेटरल एंट्री है, वैसे तो स्टार्टिंग में जब आप देखोगे तो नोटिफिकेशन में रेगुलर डिग्री के लिए बात करी गई है, लेकिन बाद में जब आप उसको आगे फर्दर पढ़ते हो तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि लेटरल एंट्री 2 साल की जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं वो इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली। अब आगे वापस से यशवंत सर आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा मस्ट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, फिर सैलरी स्ट्रक्चर, ये सारी बातें आप हमेशा सोचते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वो बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट सब लोगों ने क्लियर करी है। देवेश सर ने बताया आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंपल ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं चीज को कि बीटेक स्टूडेंट्स, ओनली बीटेक स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। यू शुड हैव बीटेक प्लस डिप्लोमा विद यू, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहां देखते हैं एग्जाम पैटर्न, टेक प्लस नॉन टेक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एग्जाम पैटर्न बहुत ही क्लियर है, देखो यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, बायलिंगुअल आपके पास रहने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर रहने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे सर? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स रहने वाला है 200 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन का रहेगा आपके पास 1 मार्क, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे रहेगा। जनरली अगर एसएससी जेई आप लोग टारगेट करते हो, एसएससी जेई के अंदर भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स और बीटेक स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, तो वहां पर भी आपको पता है कि आप 2 घंटे के अंदर 200 मार्क्स को अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो एनएचपीसी जेई के अंदर लगभग आपको 1 घंटा यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक बेनिफिट है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। अगर आप एसएससी जेई की डेडिकेटेडली तैयारी कर भी रहे हो तो साथ साथ इसको बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो कि 200 क्वेश्चन आपके पास 3 घंटे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट्स की बात करें तो टेक्निकल के अंदर सीई, डबलई और एमई तीनों सब्जेक्ट, तीनों ब्रांचेस आपके पास हैं, ईसी ब्रांच भी आपके पास रहती है। इसमें टेक्निकल में आपके पास लगभग 140 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और रीजनिंग के रहेंगे आपके पास 30 क्वेश्चन। तो टोटल हो जाएगा, टोटल मार्क्स रहेगा आपके पास 200 मार्क्स। सबसे बढ़िया बात यह है कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस ये आपके लिए एज अ बोनस काम कर रहे हैं। सिंपल जनरल अवेयरनेस जो जनरली आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आपको ध्यान होगा कि सिर्फ टेक्निकल और रीजनिंग को कवर करके आप लगभग 170 मार्क्स को टारगेट कर पा रहे हो। ये टोटल मार्क्स 20 है। नेगेटिव मार्किंग एकदम एसएससी के पैटर्न के ऊपर ही 0.25 आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए? अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग 35% आपके पास रहना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये पूरा क्राइटेरिया है, ये पूरा एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। अब मैं फर्दर एक चीज और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। बिल्कुल सर। यहाँ पे इस बार हम लोग एक नई चीज और जुड़ गई है, जो है ईसी, तो वो जरूर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई। एग्जाम पैटर्न सर देखें तो एसएससी जेई वाला ही है, एकदम वैसा ही है। बस यहाँ पे फायदा है इन 3 आवर्स का, वहां पे सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं या 3 घंटे, लेकिन उसके साथ में इस पे भी ध्यान दें कि 40 क्वेश्चन भी बढ़ा दिए गए। टेक्निकल में वहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपका टाइम भी ज्यादा दिया गया है आप लोगों को। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे एसएससी जेई की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आगे हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस कर रहे हैं, वो
सबसे बेस्ट होगा। जो एसएससी जेई को अगर ढंग से टारगेट कर रहे हो तो एनएचपीसी आराम से निकल जाएगा। इवन इसका एग्जाम जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट भी बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल काफी फास्ट रिक्रूटमेंट भी है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका सिर्फ 40% है, 40% ठीक है। 40% मार्क्स तो आप मेरे को लगता है टेक्निकल को स्किप करके भी 60 मार्क्स से भी आप 40% मार्क्स को एक्वायर कर सकते हो। डेफिनेटली। ठीक तो है अभी हम आगे बात करेंगे कृष्णा सर से इसके सिलेबस के बारे में, टैक और नॉन टैक दोनों के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कृष्णा सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नॉन टैक के सिलेबस के बारे बिल्कुल में। सर, बिल्कुल। तो नॉन टैक का क्या सिलेबस इस बार पहले जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखते हो तो एसएससी जेई का ही आपको एक प्रोजेक्शन, एक झलक बिल्कुल आपको सर। दिखाई देती है। एसएससी जेई में भी एज इट इज सेम बातें लिखी हुई हैं। इसका मतलब अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस की बात करते हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, Yes, sir. पॉलिटी, Polity। इसके अलावा आपका सिविक्स होती है, हाँ, कल्चर होते हैं, culture होता है, स्पोर्ट्स बिल्कुल। होता है, आपका करंट अफेयर्स Current आपकी affairs होती है, वाला जनरल portion। साइंस आपकी होती है। तो ये सब कुछ यहाँ पे सर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे Yes, आप sir। देख भी सकते हैं सर, Yes। यहाँ पे मेंशन भी करके हम लोग ये क्या क्या स्पेशली चीजें आपकी पर्टेनिंग बताई को गई। हिस्ट्री लिखा गया है, कल्चर Culture लिखा है। गया है, ज्योग्राफी लिखा गया है, इकोनॉमिक्स लिखा गया है। इसके बाद क्या जनरल पॉलिटी, जो कि आप लोग पढ़ते हो अच्छी तरह से। इसके बाद साइंटिफिक Scientific रिसर्च वाला फील्ड है, ईटीसी। दीज बिल्कुल। क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। आपको ब्रीफ में पढ़ना है, जितना आप लोग पढ़ते हो ना, चाहे एसएससी जेई के लिए या जिस भी जेई एग्जाम में नॉन टेक वाला पोर्शन आता है ना, वहीं से बेसिक पढ़ना है। जैसा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ आपने से स्कूलिंग भी अगर थोड़ा सही बिल्कुल, से हाँ। की होगी तो 10th लेवल तक का जो साइंस होता हाँ, हाँ, है, बिल्कुल सर। या फिर जनरल जो पॉलिटी आपने पढ़ी होती है हाँ। स्कूल टाइम में, वहीं से वही सब क्वेश्चन चीजें जनरली हैं, आपसे बिल्कुल पूछे सर। जाएंगे, ठीक और है। 30 मार्क्स का है सर, तो अच्छा खासा वेटेज है। बस बिल्कुल। एक बार गो थ्रू करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और चीजें यहाँ से अचीव हो जाती है। ओके, अभी सर यहाँ पे एक बात करेंगे हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड And रीजनिंग reasoning के का, बारे yes में। sir, तो बिल्कुल। ये भी सेम बात करूं, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीके की ही रीजनिंग सर यहाँ पे बताई जाएगी। बिल्कुल सर। जिसमें कि जैसे आपको हमेशा एसएससी जेई का जो पैटर्न रहा हाँ, है हाँ, सेम टू सेम पैटर्न है। और रीजनिंग का सर वही लेवल आता है बिल्कुल, SSC में। कि इसमें नॉन वर्बल या वर्बल में भी आप देखें तो लिखा हुआ एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस, स्पेस sir। विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशंस हाँ, हो गए बिल्कुल आपके, सर। फिगर काउंटिंग आपकी हो हाँ। गई है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको नंबर इवन सीरीज इवन वाला। ऑड का क्वेश्चन हाँ, आ नंबर जाता है, सीरीज नंबर वाला। सीरीज आ जाती है, बिल्कुल फिगर सर। सीरीज आ हाँ, जाती है। बिल्कुल सर। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस है जो एसएससी जेई का है, सेम जीके का भी, सेम टू सेम रीजनिंग का भी। बिल्कुल। अभी सर यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि आपका जो पार्ट है वो है सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो Yes, sir, प्लीज आप बिल्कुल। उसे एक बार डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सबको पता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस का मैं बात करने वाला हूं, तो मैं पूरे जो एनालिसिस आया है ना, एनएचपीसी जेई ने पूरा डिटेल में इसका सिलेबस दिया है, और उस सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कौन कौन सब्जेक्ट डील करने हैं। और इसका मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं पूरा डिटेलिंग करने वाला हूं सारे सब्जेक्ट को, और एक एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट के लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप सबको पता है, दैट इज क्या सर? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सब लोग पढ़ते हैं, इसके बिना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही अधूरा है, ये आप सबको पता है। और यहां पे भी ये सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा खासा रखा गया है सर। इसके बाद क्या सर? इलेक्ट्रिकल मशीन है सर। इसके बाद क्या सर? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद पावर सिस्टम भी पूछा जाएगा। इसके बाद मेजरमेंट भी पूछा जाएगा आपसे, और ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा, बहुत सारे जगह जो है ना, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को एक ही साथ रखा जाता है। यहां पे देखो, मैंने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग रखा है, और यहां पे आपको दिख रहा है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। यस, ये भी सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा और कुछ अलग से सब्जेक्ट दिख रहा होगा आपको। यस, ये क्या है सर? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें फ्लूइड वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं डिटेलिंग करूंगा, तब आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक आने वाला है। अपने क्लास 11th में जिस बच्चों ने 11 12 किया है ना, उसमें फ्लूइड वाला पोर्शन अगर पढ़े होंगे तो यहां पे आपको फ्लूइड वाला पोर्शन भी पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आपको हाइड्रोडायनामिक्स वाला जो पार्ट है ये भी पूछा जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो, आपको थोड़ा सा यहां पे बेसिक इंजीनियरिंग का पोर्शन जो है ना, ये भी पूछ रहा है एनएचपीसी जेईई। और इसके साथ साथ क्या सर? लास्ट में आपको आपने बीटेक में पढ़ा हुआ क्या सर? इंजीनियरिंग ड्राइंग। यस, यहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके, ये सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आपको ही पता है आपको यहां पे टेक्निकल में 140 क्वेश्चन रहने वाला है, और 140 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और यहां पे स्कोर करना भी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं एसएससी जेईई, तो एसएससी जेईई एग्जाम में आपको प्रीलिम्स भी लिखना पड़ेगा, मेंस भी लिखना पड़ेगा। लेकिन इस एग्जाम में ना आपको ओनली प्रीलिम्स क्वालिफाई करो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, आराम से जॉब लो। और ये
फास्ट भी होता है, तो आपको सारी चीजें बहुत स्मूथ तरीके से बेहतरीन अंदाज में जल्दी से कवर कर लोगे। अब मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट के लिए, जिसके पास बहुत कम सीटें हैं, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अगर डिप्लोमा कंप्लीट किया, यस आपके पास भी मौका है। और आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट लिस्ट बड़ा है, क्योंकि सारी चीजें एटलीस्ट कवर कर लिया, जितना आप सेमेस्टर में पढ़ते हो ना, सारी चीजों ये कवर करने की कोशिश किया है। देखो सब्जेक्ट का मैं नाम बताऊं तो आपको दिख रहा है क्या सर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। यस, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दिस इज द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। जहां पे आप एनालॉग वाला पोर्शन पढ़ते हो, थोड़ा सा एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है सर, ये सारी चीज यहां पे पूछा जाएगा। इसके बाद क्या सर, जिसको ईडीसी बोलते हो और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं आप लोग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। कहीं कहीं ईडीसी बोलते हैं, कहीं कहीं फंडामेंटल ऑफ डिवाइसेज एंड सर्किट बोलते हैं, और कहीं कहीं किसी सेमेस्टर एग्जाम में इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला जाता है। तो ये सब्जेक्ट भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी सर। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलते हो। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन भी पूछा जाएगा आपसे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा जाएगा आपसे। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूछा जाएगा आपसे। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस पूछा जाएगा। इसके बाद क्या सर, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, इसी का दूसरा नाम लिखा गया क्या सर, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट सर। इसके बाद क्या सर, एम्बेडेड सिस्टम सर। इसके बाद मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सर। इसके बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर। और क्या सर, माइक्रोवेव एंड रडार कम्युनिकेशन सर। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको डीसीएन के नाम से आप लोग पढ़ते होंगे अपने कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में। ये सारे सब्जेक्ट आपको यहां पे डिटेल में पूछा जाएगा, और आपको बेहतरीन अंदाज में इसके लिए प्रिपेयर भी करना है। और ये सारे सब्जेक्ट जितना आप सेमेस्टर में पढ़े हो ना, अगर इसको अच्छे से पढ़े होगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं आपको यहां पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और यहां पे एनएचपीसी आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसको आप करके इसमें अपना एक सीट जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और एनएचपीसी में जेई बिल्कुल बन सकते हो। अब मैं बुलाना चाहूंगा यशवंत सर को और बोलना चाहूंगा सर, थोड़ा सिविल के बारे में डिस्कशन कीजिए आप लोग, जो सिविल में क्या कैसे रहने वाला है सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है सर, कहां से सिलेबस देखे सर, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है सर, सारी चीजें के बारे में कीजिए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वैकेंसी भी सिविल में ही है सर। Yes, 149 वैकेंसी टोटल सिविल में। सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी आपके पास बीटेक के स्टूडेंट्स हैं प्लस डिप्लोमा वाले, जो दोनों कॉम्बिनेशन के हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है आपके पास। ठीक है, सिलेबस देखेंगे लगभग वही सारा सिलेबस जैसे सब लोग बता रहे हैं, देवेश सर ने बताया, कृष्णा सर ने बताया, लगभग एसएससी जेई का रेप्लिका आपको देखने को मिल रहा है। जैसा एसएससी जेई में आपको पूछा जाता है, लगभग नॉन टेक्निकल भी वैसा का वैसा दिख रहा है, टेक्निकल भी लगभग वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता देता हूं, ये टोटल सब्जेक्ट्स आपके पास हैं 12 सब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन कौन सब, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एसएससी में भी हाईएस्ट वेटेज रखता है, यहां पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा वेटेज आपको बिल्डिंग मटेरियल्स का देखने को मिलने वाला है। 140 क्वेश्चंस है, तो यहां पर एग्जामिनर के पास 140 क्वेश्चन है, मतलब 40 क्वेश्चन ज्यादा है एसएससी के कंपैरिजन में। इसका मतलब है ज्यादा स्कोप है आपका टेक्निकल में और इन डेप्थ जाने का। लेकिन कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सारे सब्जेक्ट कवरेज का भी उनके पास अच्छा खासा ऑप्शन है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सर्वेइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है कि ये जो सीक्वेंस बनाया गया आपके लिए, ये सीक्वेंस प्रायोरिटी बेसिस पर ही बनाया गया होगा, कि यहां से 1 से 12 के आपके आसपास पूरा कंप्लीट प्रायोरिटी बेसिस पर ही है कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और उसके बाद पूरा लगभग 12 कुछ सब्जेक्ट आपका कवर हुआ है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स का काफी ज्यादा वेटेज रहता है, एसएससी जेई हो, एनएचपीसी जेई हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, वहां पर सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक्स का मतलब है यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, ओसीएफ इंक्लूडेड है, हाइड्रोलिक मशीन्स इंक्लूडेड है, दैट उसको कंबाइनली आपने बोला है हाइड्रोलिक्स। ठीक है, फिर सिमिलरली इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस जिसको आप बोलते हो, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऑल्दो बिल्डिंग मटेरियल के साथ ही पढ़ाया जाता है या फिर आरसीसी के साथ पढ़ाया जाता है, दोनों में कहीं आपने मिक्स करके समझा होगा, देखा होगा। तो यही आपको बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और फिर स्टील डिजाइन, मतलब सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर कवरेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और 140 आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, इसका मतलब है उनके पास ज्यादा लिबर्टी है बढ़िया क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछने की। साथ में यहाँ पे कुछ चीजें हिडन है, जैसे एसएससी जेई करता है। ठीक है, क्योंकि वही सेम सिलेबस अगर हम डिटेल में भी इसका सिलेबस हम लोग आपको बताएंगे यहीं यूट्यूब चैनल पे ही। लेकिन ध्यान से देखें तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर सर यहाँ पे फाउंडेशन है, अंदर सर्वेइंग वाला है तो उसके अंदर एडवांस इक्विपमेंट जो होते हैं वो वाला पार्ट भी रहेगा, ईडीएम वगैरह। सेम ऐसे ही एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, इसमें सीपीएम पढ़ के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम ऐसे ही बिल्डिंग मटेरियल है, तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल के साथ बीटी यानी कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भी होगा,
देन इरिगेशन इंजीनियरिंग में इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों होंगे। हाइड्रोलिक्स के अंदर सर ने बता दिया कि FM, HM और साथ में आपका OCF, मतलब हाइड्रोलिक मशीन भी होगा, ओपन चैनल फ्लो भी होगा और साथ में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन अगर नाम लिख दिया तो हाईवे भी होगा, रेलवे भी होगा, एयरपोर्ट, डॉक, हार्बर भी आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, देन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपका पूरा सोम भी आ जाएगा इसी के अंदर और स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आ जाएगा। देन कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से दिया गया, मतलब इसका वेटेज भी अच्छा खासा बन सकता है। अलग से दिया है सब्जेक्ट तो अलग से इसका वेटेज भी बनेगा। ठीक है, BMC को मैं ऐड कर दोगे तो बहुत बड़ा वेटेज बन जाएगा। देन RCC डिजाइन है, RCC डिजाइन काफी अच्छे मार्क्स का भाई पूछा जाता है सब्जेक्ट में, और RCC में आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी शामिल होगा। देन लास्ट में स्टील डिजाइन है, तो स्टील डिजाइन के अंदर प्लास्टिक एनालिसिस भी होगा। तो इसका डिटेल एनालिसिस का वीडियो वैसे भी हम लोग आपके लिए कंप्लीट सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक, कितने एक मतलब सारे टॉपिक को बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंस देके एक सेपरेट वीडियो भी सिविल इंजीनियरिंग का आप लोग के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबके लिए जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, सबके लिए एक सिलेबस ओरिएंटेड और इनके स्ट्रेटेजी वीडियो, किस तरह से आप एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, ये भी हमारे चैनल पे फर्दर आपको देखने को मिलेगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मीनू गुप्ता और NHPC में मैकेनिकल की अच्छी खासी ठीक ठाक वैकेंसीज है। सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप दैट आप सभी लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सिलेबस टेक्निकल है लगभग, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली है, मैंडेटरी है यहाँ पे डिप्लोमा। तो जो कुछ भी आप SSC JEE के लिए पढ़ रहे हो या आप हमारे PW में बैचेस में आकर के पढ़ रहे हो, सारा का सारा सिलेबस कवर हो रहा है। यस, अगर आप हमारे साथ PW में पढ़ रहे हो, मैकेनिकल का कोर्स आपने ले रखा है, पूरा ये जो सिलेबस है NHPC का क्लास में ही कवर हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आओ चलो फटाफट से सिलेबस को देख लेते हैं, है ना। सिलेबस को देखिए ध्यान से। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन, अब देखो NHPC है ना, नेशनल आपका जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड जो है वो है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे वो इन 4 पार्ट से मिलेंगे। एक तो पहला आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यहाँ पर आ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ रहा है, थर्मल इंजीनियरिंग में सब कुछ कवर होगा। आई मीन जो एडवांस थर्मोडायनेमिक्स है और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है सब कुछ कवर होगा। पावर प्लांट भी आपमें कवर होगा। IC इंजन, फ्लूइड मशीनरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हाइड्रो पावर के साथ डील कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो ऊपर के आपको दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट लाइक 140 क्वेश्चंस आने हैं आपके टेक्निकल के, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। देन आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ये 8 आपके सिलेबस में कवर हो रहा है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में ज्यादा आता है, बट जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट होते हैं वो सारा बेसिक सा जो कि आपके नॉन टेक्निकल सिलेबस में कवर होता है, ये वाला पार्ट। इसका अगर आप डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं और ज्यादा अंदर जाकर के सिलेबस देखना चाहते हैं तो सारे के सारे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं जो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिलेंगे, वहां पे हम इसकी PDF को अपलोड कर देंगे, आप वहां पर जाकर के सिलेबस को देख सकते हो। बट मोर और लेस 95 से 99% वही सिलेबस है जो हमारा SSC JEE में कवर होता है। बिल्कुल सर, अभी एक बार कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल सर। और ध्यान से देखेंगे तीनों ही ब्रांचेस के हैं और मीनू मैम भी आपको बताएंगी कि इसमें मैकेनिकल की कट ऑफ क्या रही है। तो यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे हम लोग सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये पेपर हुआ था तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, तो ये 2022 के जो वैकेंसी थी उनके अकॉर्डिंग आपकी क्या कट ऑफ गई है। हालांकि बहुत अच्छी कट ऑफ है, आप ये समझिए SSC JEE से भी कहीं ना कहीं बराबर टक्कर लेने वाला ये एग्जाम है। तो यहाँ पे एक तरफ हमने कैटेगरीज को मेंशन किया है, एक तरफ यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और फिर मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कृष्णा सर से मैं कहूंगा एक बार इलेक्ट्रिकल के बारे में बताइए, देन सिविल के बारे में यशवंत सर आपसे डिस्कशन करेंगे और मैकेनिकल में मीनू मैम आपके साथ में यहाँ पे बताएंगे आपको क्या क्या कैटेगरीज वाइज आपकी मैकेनिकल में कट ऑफ्स रही है। बिल्कुल हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता है लास्ट ईयर जो इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी था ना, अभी जितना वैकेंसी दिख रहा है उससे वैकेंसी कम था, इसीलिए आपको ये कट ऑफ इतना दिख रहा होगा। लेकिन इस बार हो सकता है आपका कट ऑफ इसके अराउंड जाए, इससे कम जाए, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है लास्ट ईयर से ज्यादा वैकेंसी यहां पे दिख रहा है आपको। तो मैं बताना चाहूंगा यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी का जितने भी स्टूडेंट है, यूआर कैंडिडेट जो है, इलेक्ट्रिकल का 142 आपको दिख रहा होगा क्या सर, 142.42 स्कोर है आपका, और ये टोटल 200 मार्क्स के पेपर में आपको 142 स्कोर लाना पड़ा है, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद मैं कितना सर EWS का बात करूं तो ये कितना सर 137.25, और इस तरह मैं OBC का अगर बात करूं तो ये कितना है सर 139.70,
और अगर एससी का बात करूं तो यह है 127.00 और एसटी का बात करूं तो एसटी में है 122.25 सर। ये है इलेक्ट्रिकल का कटअप। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे अगर सिविल स्टूडेंट हो, तो आपको जो टारगेट रखना है ना, 200 में से 150 अगर टारगेट करके चल रहे हो आप लोग, और थोड़ा बहुत एग्जाम में इधर उधर हुआ आपका स्कोर, मान लो कोई क्वेश्चन के नेगेटिव हो गया बाय द वे, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 150 जो है ना, ये आपको टारगेट करना है, और इससे प्लस जितना भी आपको करोगे ना, आप अपने आप को सेफ जोन में लेके जाओगे, इस बात को याद रखना। तो मैं यशवंत सर को बुलाना चाहूंगा और मैं बोलना चाहूंगा, सर आप तो सिविल के बारे में बच्चों को गाइड कीजिए, सिविल का कटअप क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार सीट जो है ना वो बहुत ज्यादा सीट है लास्ट ईयर का बिल्कुल। उम्मीद में। तो क्या रहने वाला है कट ऑफ सर, थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल, देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ 2022 में जो एग्जाम हो, उसमें कट ऑफ जो आपके पास थी, अनरिजर्व्ड कट ऑफ आपको देखने मिली 149.25। पर मुझे लगता है सिविल वाले बच्चों को आदत हो गई इस तरह की हाई कट ऑफ देखने की, क्योंकि एसएससी जेईई भी आपने दिया और सारी सच्चाई, सारा दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों ने समझ लिया कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जो हर स्टेज पर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये 149.25 ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है आउट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 200 मार्क्स इन द प्रीलिम्स। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मतलब 147.58, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर कैटेगरी वाइज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। एसएससी के अंदर जहां 2500 वैकेंसी थी, तब भी आपको अच्छी खासी आपको कट ऑफ देखने को मिली, तो यहां तो 150 वैकेंसी है, तो आप ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, ऑब्वियस है, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ आपकी ज्यादा जाना चाहिए भी, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है और स्टूडेंट्स वही है सारे। इसका मतलब हो गया कि ओबीसी कैटेगरी आपके पास 145, देखो कोई भी कैटेगरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 3-4 मार्क्स का अंतर है। 3-4 मार्क्स तो गलतियां आप नेगेटिव करके भी ऊपर नीचे कर सकते हो। एससी जो है, एससी कैटेगरी में लगभग 135.52 और एसटी कैटेगरी में लगभग 126.50, ये आपके पास रहेगी कट ऑफ। अगर सिविल की मैं बात करता हूं, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ ये थी, इस बार भी लगभग इसी रेंज के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वैकेंसी इस बार कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी तो ज्यादा है, दोनों एक ही बात है। तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चीजों को, एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर भी आपके पास जो कट ऑफ रहेगी इस साल, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं, लगभग इसी रेंज के अंदर आपके पास कट ऑफ रहेगी। +2 हमेशा मान के चला करो, ताकि साइकोलॉजिकली आपके पास एक प्रिपेयर्ड रहूं चीजों के लिए। अब नेक्स्ट मैकेनिकल के लिए मैं मीनू मैम को बोलना चाहता हूं कि मीनू मैम बताएंगी नेक्स्ट मैकेनिकल कट ऑफ के बारे में। एग्जाम प्रिपरेशन वो सभी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इसी तरीके के और सेशन हम लोग लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।